हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद आप समझ गए होंगे इस वीडियो का थीम क्या है। सो गाइस, प्लीज़ कमेंट मी कि मैं आपके उम्मीदों पर कितना खरा उतरा एंड हाउ मच इट हेल्पफुल टू यू। सो लेट स्टार्ट आवर स्टडी। वेलकम बैक टू द फिजिकल वर्ल्ड। लेट स्टडी फिजिकल वर्ल्ड क्या है। फिजिकल वर्ल्ड में हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स। तो देखो, द नेचर अराउंड अस इज़ कलरफुल एंड डाइवर्स। जो हमारे नेचर है कलरफुल एंड डाइवर्स है। इट कंटेन्स फिनोमेना ऑफ लाइट लार्ज वेराइटीज़। में क्या क्या हो जाएगा? द विंड्स आ जाएंगे, द सैंड्स, द वाटर बॉडीज, द प्लैनेट्स, द रेनबो, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स on rubbing, the functioning of human body, the energy coming from the sun, and the nucleus. These are the large numbers of objects and events taking place around us. ऐसे ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में टेक प्लेस होते हैं, सराउंडिंग्स में अकर करते हैं। तो देखो, फिजिक्स क्या है? द Physics is the branch of science in which we study the nature. नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, और ये साइंस का एक ब्रांच है। नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और उसके लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। वी एक्सपेक्ट दैट ऑल दीज डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर, जो इवेंट्स अभी मैंने आपको बताया, वो सारे इवेंट्स जो नेचर में टेक प्लेस करते हैं वो किसी न किसी लॉ के कारण करते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, एंड रिवीलिंग दिस लॉ ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इन फिजिक्स। रिवीलिंग दिस लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इन फिजिक्स। ये सारे लॉज को फिजिक्स में स्टेट करते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। ओके, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। देखो, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस which also includes other disciplines like chemistry and biology. Chemistry and biology को भी ये include करता है। The word physics comes from the Greek word से physics आया है, जिसका meaning होता है nature. Okay, Greek word जिसका meaning है nature. It's a Sanskrit equivalent in भौतिकी। संस्कृत में फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं। ग्रीक वर्ड से जो आया है उसमें नेचर कहा जाता है। ओके, भौतिकी बोलते हैं उसको, एंड इज यूज्ड टू रेफर द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ने के लिए फिजिक्स टर्म्स का यूज़ किया जाता है। फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके लॉ के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। Okay, we can broadly describe physics as a study of basic laws of nature and their manifestations in different natural phenomena. Now, always we are definitions as the physics is the branch of science, chemistry is the branch of science, biology is the branch of science. Okay,
If these all are the branch of science, then what is science? What is science? What do we study in science? So let us see what is science. Science is the study of nature, guys. Science is the study of nature and behavior of natural things, and the knowledge that we obtain about them. साइंस नेचर के स्टडी, मतलब नेचर के स्टडी करना साइंस है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना साइंस है, और उससे जो नॉलेज गेन करना, उससे नॉलेज गेन करके एक लॉ को स्टेट करना, लॉ को प्रोवाइड करना साइंस है. साइंस का the another definitions of science, or you can say in other words, science is a systematic attempt to understand natural phenomena in as much details and depth as possible, and use the knowledge so gained to predict, modify and predicting from what we see around us. साइंस एक ऐसा चीज़ है जिससे हम अपने प्रकृति के चारों ओर देखते हैं, प्रकृति में क्या हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद उस पर स्टडी करते हैं, उसके डेप्थ तक जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ. जैसे कि मान लो अगर पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, अच्छी बात है, बट क्यों गिर रहा है, ऐसा क्या कारण हुआ जो पेड़ से गिरने लगा, गिर ही क्यों रहा है, उड़ क्यों नहीं गया, आखिर इतना ही दूरी पर क्यों आगे गिरा, ये कैसे गिर रहा है, इसकी मोशन क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, इट इज़ कॉल्ड साइंस. ये साइंस है. और ये सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके एक लॉ प्रोवाइड करना, एक कलेक्शन बनाना, एक कॉलेज बनाना, इट इज़ नोन एज साइंस. इट इज़ नोन एज साइंस. ओके, देखो, द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड के बारे में जानना, अनरेवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इन द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस. नेचर के बारे में जानना, वर्ल्ड के बारे में जानना, क्यूरियोसिटी, यही साइंस को डिस्कवर किया, यहीं से साइंस डिस्कवर हुआ. द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड. साइंस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, लैटिन वर्ड से, जो कि है शेंसिया, लैटिन वर्ड शेंसिया, जिसका मीनिंग है टू नो. इट मीन्स टू नो, जानना. साइंस लैटिन वर्ड से आया है शेंसिया, विच इज़ नोन एज, हुज मीनिंग इज़ टू नो. उसका मीनिंग होता है नो. हम साइंस को, संस्कृत में साइंस का मतलब विज्ञान, साइंस को विज्ञान बोलते हैं. यहाँ पे देखिए ज्ञान मतलब नॉलेज. अरबिक में इसको नॉलेज के रूप में जाना जाता है. इन ब्रॉड सेंस द अर्ली सिविलाइजेशंस ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड मेनी अदर्स मेड वाइटल कंट्रीब्यूशंस टू इट्स प्रोग्रेस. साइंस के प्रोग्रेस में सभी का बहुत सारा योगदान रहा है. साइंस को बढ़ावा देने में सबका योगदान रहा है. साइंस को एक अच्छे लेवल तक ले गए हैं स्टार्टिंग से ही. फ्रॉम द 16th century onwards, great strides were made in science in Europe. By the middle of 20th century, science had become a truly international enterprise with many cultures and countries contributing to its rapid growth. साइंस को एक अच्छे लेवल तक ले जाने में सभी कंट्रीज़ का अच्छा योगदान रहा है. सभी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, इक्वली कंट्रीब्यूट किया है उसे एक अच्छी लेवल तक ले जाने के लिए. अब साइंस का देखो, सब डिवाइडेड डेसिपल्स. साइंस में कौन कौन से डेसिपल्स होते हैं, तो फिज़िक्स, जो अभी हम लोगों ने देखा, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, व्हाट इज़ दिस, अच्छा, मैथ्स, ज्योग्राफी, मेडिसिन, साइकोलॉजी, social study, zoology, etc. These all are the branch of science, the disciples of science. This all comes under science. Okay, here now some terms related to science. Geography
जोग्राफी या जोग्राफी इज कॉल्ड द मदर ऑफ साइंस। जोग्राफी को साइंस की अम्मी बोलते हैं, माँ बोलते हैं। क्यों? ड्यू टू इट्स लिंक्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन अ रेंज ऑफ अदर साइंटिफिक फील्ड्स। क्योंकि जोग्राफी का बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड्स में फैलाव है, बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड्स पे ग्रिप है, पूरा फैला हुआ है। देखो जोग्राफी कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। जोग्राफी बायोलॉजी में भी आती है, मैथ्स में भी आती है, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड केमिस्ट्री, सभी जगह जोग्राफी आता है। जोग्राफी के लिंक्स और इन्फ्लुएंस के कारण इसे मदर ऑफ साइंस बोला जाता है। गैलीलियो गैलीली एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे यार, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, नॉलेजेबल बंदा था। द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से उनको जाना जाता है। गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं। एक्सपेंडेड मैंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने यूनिवर्स को समझाने में पूरा योगदान दे दिया। फर्स्ट टू यूज़ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ किए थे टू मेक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था। ओके, इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत नॉलेजेबल बंदा है यार, बहुत गैलीलियो गैलीली। तो देखो, मदर ऑफ साइंस जोग्राफी, फादर ऑफ साइंस। अब देखो यार, साइंस मैंने जान लिया, फिजिक्स मैंने जान लिया, लेकिन जो थ्योरी, जो लॉज बनते हैं, वो लॉज कैसे बनते हैं? मान लो अर्ली मैंस के समय जो साइंटिस्ट होंगे, जो हम ही लोग के टाइप होंगे, पहले बच्चे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अरे भाई बरसात होती है स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर और ठंडा पड़ता है, फिर ठंडा होने के बाद फिर से गर्मी वगैरह, क्लाइमेट चेंजेस होती हैं, फिर धूप निकलते हैं, रात होते हैं, अंधेरा हो जाता है, स्टार्स आते हैं, रात को मून निकलता है। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा। रगड़ने से, हाथ को दोनों रब करने से गर्मी पैदा होती है। आग का डिस्कवरी, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं। तो आप एक बार सोच करके देखो, उन समय जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने सराउंडिंग्स में किए होंगे, उस बेसिस पे लॉस बना था। उस बेसिस पे कोई भी लॉज बनाता है। लॉज क्या है? थ्योरी क्या है? थ्योरी जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ न्यूटन का लॉ दिया हुआ है फिजिक्स में, बहुत बेसिक लॉज है। अगर न्यूटन का लॉज आगे चल के फ्यूचर में मे बी, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, आगे चल के फ्यूचर में अगर किसी दूसरे बंदे ने उसको गलत बोल दिया, अगर दूसरे बंदे ने गलत बोल दिया, किस रेस्पेक्ट में गलत बोलेगा, उसका लॉज उस समय काम ना करे, मे बी काम ना करे। ओके, आगे चल के जो नेचर होंगे उसमें वो कुछ दूसरा चीज़ ऑब्ज़र्व कर ले, तो वो बोल देगा कि हाँ भाई ये न्यूटन का लॉज गलत है। लेकिन लिटरली ये लॉज गलत नहीं होते हैं। साइंस यही तो है, साइंस, देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। कोई फाइनल थ्योरी है ही नहीं साइंस में। साइंस का थ्योरी क्या है? जिस समय कोई भी बंदा जो अपने सराउंडिंग्स में ऑब्ज़र्व किया, जिस एरा में ऑब्ज़र्व किया, जिस टाइम में ऑब्ज़र्व किया, उसको ऑब्ज़र्व करके अपना थ्योरी दे दिया। आप आगे चलकर क्या ऑब्ज़र्व करते हो या फिर पीछे कभी भी क्या ऑब्ज़र्व करते हो, उस समय आप वो दो, तो फिर वहाँ पे मॉडिफिकेशंस के थ्रू एक नया सा थ्योरी ओरिजिनेट हो जाता है। फाइनल थ्योरी साइंस में कभी नहीं है, फाइनल थ्योरी नहीं है। प्रीवियस में कोई भी ऑब्ज़र्व किया होगा जहाँ थंडर हो रहा है, थंडर क्यों हो रहा है, बहुत सारे क्या बोलें, माइथोलॉजिकल बातें बोल दी होंगी, भगवान हमसे दुखी हैं, भगवान हमसे ये हैं, हम पूजा नहीं कर रहे हैं इसलिए बारिश हो रही है, वो हो रही है। बट फाइनली जब आगे चल के जब साइंटिस्ट वगैरह उन पर स्टडी किया, फिनोमेनन को ऑब्ज़र्व किया, अर्थक्वेक क्यों हो रहे हैं वो सब जब ऑब्ज़र्व किया, तो उनको पता चला फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में। तब उन्होंने वहाँ पे एक थ्योरी बनाई, उस थ्योरी को दिया। अब ये थ्योरी कब तक काम करेगी? जब तक आप इस फिनोमेनन को ऑब्ज़र्व करते रहोगे। जैसे ही फिनोमेनन कुछ दूसरा ऑब्ज़र्व होगा, एक नया सा थ्योरी आ जाएगा, बट ये थ्योरी गलत नहीं होगा।
ओके, तो मैं यहाँ पे आपका एक पढ़ देता हूँ। देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चनड ऑथोरिटीज अमॉन्ग साइंटिस्ट्स। द एज ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव्ड इन डिटेल एंड प्रिसिशन और एक्सपेरिमेंट्स यील्ड न्यू रिजल्ट्स। ऑब्जर्वेशंस को डिटेल्स में ऑब्जर्व करते हैं, फिर प्रिसिशंस और एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक नया रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है। थ्योरीज मस्ट अकाउंट फॉर देम, उसके लिए एक नया थ्योरी बनता है। अगर ज़रूरत हो तो एक नया थ्योरी बन जाता है मॉडिफिकेशंस के थ्रू। मैंने बताया ना, अगर न्यूटन्स का लॉस आगे चलकर तो कम ऑब्जर्व किया जाए, गलत साबित कर दिया जाए किसी के द्वारा, तो वो गलत नहीं होगा, लिटरली उसे मॉडिफिकेशंस के थ्रू एक नया सा थ्योरी पुट आउट कर देंगे। आपने बहुत सारी पढ़े होंगे यार 10th में, ड्रॉबैक्स ऑफ मेनी साइंटिस्ट्स, व्हाट आर दे, वही सब है। किसी साइंटिस्ट ने कम ऑब्जर्व किया, चूक गए किसी ऑब्जर्व करना, दूसरे ने उससे बेटर ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पे वो दे देते हैं, लेकिन गलत तो नहीं होता है ना, उनके आगे उनका थ्योरीज आ जाता है, बट गलत नहीं होता है, इसलिए बोला गया है फाइनल थ्योरी साइंस में नहीं है। एक एग्जांपल देख लो क्या है। फॉर एग्जांपल व्हेन जोहान केपलर, इनका ये ड्यूरेशन है पृथ्वी पे, जोहान केपलर एग्जामिन्ड द एक्सटेंसिव डाटा ऑन प्लैनेटरी मोशन कलेक्टेड बाय टैको ब्राहे। टैको ब्राहे एक भी इनका ड्यूरेशन भी ये है। टैको ब्राहे प्लैनेटरी मोशन पे अच्छी खासी डाटा कलेक्ट करके रखे हुए थे, उसे जोहान केपलर ने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद द प्लैनेटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन heliocentric theory imagined by Copernicus had to be replaced by elliptical orbit to fit the data better। देखो, जोहान केपलर स्टडी करने के बाद क्या बोले हैं, जो प्लैनेटरी सर्कुलर ऑर्बिट है हेलिसेंट्रिक थ्योरी में, जो कि कॉपरनिकस इमेजिन किए हैं, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए इसके डाटा से, ताकि जो डाटा है वो फिट कर जाए बेटर। डाटा को बेटर फिट करने के लिए जोहान केपलर बोले जो एलिप्टिकल ऑर्बिट को लगा दो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में, जो कि कॉपरनिकस ऑब्जर्व किया था उसको रिमूव, कॉपरनिकस के द्वारा जो इमेजिन किया गया था उसको हटा करके टाइको ब्राहे को पुट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे किसी को गलत साबित नहीं किया गया, इनको बोला जी आप थोड़ा सा आपका जो डाटा है वो कम नॉलेज प्रोवाइड करता है, उनका डाटा मोर डीपली है, मोर डेप्थ है, तो आप अगर इसके जगह पे ये लगाओगे तो डाटा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो यही एग्जांपल है। देखो, जोहान केपलर साइंटिस्ट, अच्छे साइंटिस्ट थे, सब साइंटिस्ट हैं यार। तो ऐसा होता है साइंस में। आई होप आप साइंस क्या है वो समझ गए होगे। सराउंडिंग्स में जो भी है यार, अर्थक्वेक आना, थंडर स्टॉर्म, रेनिंग, एप्पल गिरना, डे नाइट होना, सीजन चेंज होना, एवरीथिंग इज साइंस, सारा साइंस है। फिजिकल वर्ल्ड में जो भी हो सारा फिजिक्स में काम करता है, सारा फिजिक्स में होता है। बायोलॉजिकल में, केमिस्ट्री में, आप इनका तो क्या बोलें, पता चलेंगे यस साइंस में कौन कौन से डेसिबल्स होते हैं। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इट वाज रियलाइज्ड दैट न्यूटन्स का जो मैकेनिक्स है, जो न्यूटन्स के द्वारा जो मैकेनिक्स दिया गया उस समय का बहुत पॉपुलर, बहुत सक्सेसफुल थ्योरी रहा हुआ करता था, बहुत सक्सेसफुल थ्योरी था यार। न्यूटन नाम चलती थी भाई की। could explain some basic features, no, could not explain some of the basic features, यहाँ पे of the some of the most basic features of atomic phenomena। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में न्यूटन्स के द्वारा जो मैकेनिक्स दिया गया था वो कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ एटॉमिक फिनोमेना, एटॉमिक के कुछ बेसिक फीचर्स को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहे, चूक गए। तब क्या किया गया, अब उन्हें कैसे समझाता है भाई, हमें तो पूरा डिटेल चाहिए, पूरे डेप्थ तक जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बीतते गया वैसे वैसे डेप्थनेस और बढ़ती गई, क्वालिटी बढ़ते गया, लेवल बढ़ते गए साइंस की, तो हमें तो और डेप्थ चाहिए। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ पता चल नहीं रहा है। तब वहाँ पे एक
नया थ्योरी जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में आप इसके बारे में पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में। केमिस्ट्री में इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा जाता है, और फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ोगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक नया थ्योरी को डेवलप किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया होता है। वो एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं, अच्छे से बताते हैं। ओके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स काम करता है। ये मैंने फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर ये क्वांटम मैकेनिक्स अपना कवर कर लेना। ओके, मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आते हैं। ओके, तो 2/3 इन फिजिक्स, 2 टर्म है फिजिक्स में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 टर्म्स कौन से हैं वो देखते हैं। बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं। यूनिफिकेशन, यूनिटी, एकत्र करना, जोड़ना, आप समझ रहे हो। एक थॉट भी है, यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल, वही यूनिटी, यूनिफिकेशन में क्या होता है, द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट लॉज, अलग अलग लॉज वैलिड फॉर डिफरेंट फिनोमेना, अलग अलग लॉज अलग अलग फिनोमेना के, उस सब को एक, सारे लॉ को, सारे थ्योरी को एक साथ कर देंगे। ओके, इनटू अ सिंगल थ्योरी, सारे को एक सिंगल थ्योरी के अंडर में रखती है, दैट एक्सप्लेन ऑल द डिफरेंट फिनोमेना। डिफरेंट लॉ को सिंगल थ्योरी में पुट करना है, बहुत सारे लोगों को एक ही छत के अंदर पुट कर देना। तो जो छत होगा उसको सिंगल थ्योरी बोलेंगे, और जो डिफरेंट लोग होंगे उनको डिफरेंट लॉज बोलेंगे, और एक्सप्लेन कर देंगे डिफरेंट फिनोमेना को। समझ में है? इस एग्जांपल्स के थ्रू समझ देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो बेसिक लॉ होता है, जो कि मैक्सवेल के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ दिया गया है। ओके, द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। इलेक्ट्रिक में जो भी आते हैं पार्ट्स, मैग्नेटिक्स में जो भी टर्म्स आते हैं, इलेक्ट्रिक में जो भी टर्म्स आते हैं, वो डिफरेंट फिनोमेना है, अलग अलग फिनोमेना है। लेकिन इसको, इसे जो एक्सप्लेनेशन, इसको जो जज कर रहा है, गवर्न कर रहा है, वो एक ही छत के नीचे है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये सबको यूनिफाई कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक अलग अलग फिनोमेना है, ये दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर यूनिफाई कर दिया गया है। तो इसका जो बेसिक लॉ ये दोनों को जज कर देता है। आप इसके बारे में फर्दर पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण हिंदी में बोले तो न्यूटन के द्वारा दिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन। तो जो द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब्स द फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, ये तो आप जानते ही हैं, फेमस है न्यूटन्स का। प्लेग की छुट्टी में न्यूटन इसका खोज कर दिए थे। वाओ, व्हाट अ नाइस, व्हाट अ पर्सन, बहुत अच्छे हैं। फॉल ऑफ द ग्राउंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। देखिए, ये तीनों डिफरेंट फिनोमेना है, तीनों डिफरेंट फिनोमेना है। धरती पर सेब गिर रहा है, मून धरती के चारों तरफ घूम रहा है, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये सब को कौन जज करता है, कौन एक्सप्लेन कर देता है? सिंगल लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल है, एक छत के नीचे तीनों को रख लेता है, तीनों को रख लेता है। बोलते हैं ना, घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, दादी है, दादा है। सिंपल ये सब दादा दादी है, ये घर है, सबको जज कर देते हैं, सबको रख लेते हैं। द सेकेंड टर्म इज द रिडक्शनिज्म में क्या होता है? इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू सिंपलर कंटेंट में तोड़ना। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर कंटेंट में तोड़ना रिडक्शनिज्म में हम करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़े हैं, उसका डिटेल्स आसानी से हमें समझ में आ जाए, और हम उस पर आराम से फिज़िक्स का लॉस लगाएं, और उससे और सारी डेप्थ में, और सारी डिटेल्स निकालें, डेप्थ में जाकर। फिज़िक्स कैन बी अप्लाइड ऑन दीज systems and we can understand the working of the complex system। हम
कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे पार्ट में इसलिए तोड़ते हैं ताकि हम उस पर फिजिक्स का लॉ लगा सकें और फिर उसके वर्किंग को समझ सकें। एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, उसमें आप सारी चीज़ पढ़ोगे, एंट्रोपी, एनर्जी, हीट वगैरह सब पढ़ोगे, इंटरनल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स फर्दर। तो देखो यहाँ पे, द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। वाह, 19th सेंचुरी में इसको डेवलप कर दिया गया। क्या डील करता है? इट डील्स विद बल्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंट्रॉपी। ये बहुत सारे बल्क सिस्टम है ये। इंटरनल एनर्जी सारा एटम का एनर्जी किसी भी सब्सटेंस के अंदर, इंट्रॉपी, टेम्परेचर, तो बहुत सारे बल्क क्वांटिटी है। तो इस बल्क क्वांटिटी को थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तोड़ कर समझाया गया है। आप इसे आसानी से वहाँ पे समझ सकते हो। तो ये दो टर्म्स था जो हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में अपने थ्योरीज और ऑब्जर्वेशंस को और बेहतरीन बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है भाई, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में मात्र ही 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स ही बोलते हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्स को सिर्फ वीक फोर्स ही बोल सकते हैं। यही 4 फोर्स हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर मैं यहाँ पर डाल दिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो स्किप इट गाइस एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियोस फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे देखो, यूनिफिकेशन मैंने भी पढ़ी है। टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की यूनिफिकेशंस के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे इस पढ़ देता हूँ, बस इसे आप जान लो, ये कुछ खास नहीं है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे आप देख लो, आप तो इसका तो जान लो। यूनिफिकेशन इज़ ए बेसिक क्वेस्ट बोले तो डिस्कवरी, बोले तो खोज। ओके, बोले तो खोज इन फिजिक्स, great advance in physics often amount to unification of different theories and domains। जो यूनिफिकेशन है, बवाल से खोज है फिजिक्स की, बहुत सारी एडवांटेजेस आती हैं इस यूनिफिकेशंस के थ्रू। नाउ न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल डोमेन्स अंडर अ कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने भी डिस्कस कर चुके हैं ये। मैक्सवेल यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैक्स एंड ऑप्टिक्स विथ द डिस्कवरी दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आप सब फर्दर पढ़ोगे। आप बस अभी ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है भाई कि आप जानो कि फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिज़िक्स में कौन कौन चीज़ आती हैं। अब जो वीडियो आएंगी उस वीडियो में आप फिज़िक्स में क्या होता है वो पढ़ोगे, उसके लॉस के बारे में डिटेल्स पढ़ोगे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या आता है वो पढ़ोगे, थ्योरी जो यहाँ पे है उसके अंदर जाकर उसको पढ़ोगे। बस आप यहाँ जानो जो फिज़िक्स में क्या क्या आता है, और फर्दर वीडियोज में फिज़िक्स में जो आता है उसमें क्या आता है सो पढ़ेंगे। ओके, नाउ हियर द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ओके ऑफ ओरेस्टर एंड फेराडे showed that electric and magnetic phenomena are in general inseparable। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना है वो इनसेपरेबल है। कौन बताया इसका? ओरेस्टर एंड फेराडे का जो एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी था वो इस बात को बताया। तो देखो ये दोनों भी यूनिफाइड हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को यूनिफाई कर दिया गया। न्यूटन टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल डोमेन्स को एक कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर यूनिफाई कर दिया। यूनिफिकेशंस की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस। आइंस्टीन अटेम्प्ट किया बेचारा यूनिफाई करने का, अटेम्प्ट किया ग्रेविटी को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अटेम्प्ट किया यूनिफाई करने का, लेकिन बेचारा सक्सीड नहीं कर पाया, नॉट सक्सीड।
सक्सेस उसको सक्सेस नहीं हो पाया। हुआ क्या है देखो आगे। रिसेंट डिकेड्स हैव सीन मच प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट। इस फ्रंट पे कुछ दशक से बहुत से प्रोग्रेस मिली है, बहुत सी उन्नति मिली है। सब यूनिफाई कर रहा है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स, अभी जो मैंने फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में क्या है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और यही वीक न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाई कर दी गया। हैव बीन यूनिफाइड सीइंग एज एस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इसको सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स के अंदर यूनिफाई कर दिया। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है यूनिफिकेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन इसको नहीं करेंगे। आप इसे फर्दर स्टडीज़ में, फर्दर हायर क्लासेस में जान लो तो जान लो, नहीं तो फर्दर क्लास में ही जानोगे। यहाँ पे अभी उसको बताना उतना आसान नहीं है। नाउ attempts have been and are being made to unify the electroweak and the strong force, and even to unify the gravitational force with the rest of the fundamental forces. भाई यूनिफिकेशंस की प्रोसेस तो जारी ही है, यूनिफिकेशंस की प्रोसेस तो चलती रह रही है फंडामेंटल फोर्सेस में, जैसे कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर या फिर बहुत सारे फोर्सेस को एक साथ मिलाने का प्रोसेस जारी है। मेनी ऑफ दिस आइडियाज आर स्टिल स्पेक्युलेटिव एंड इनकन्क्लूसिव। ओके गाइस, फिज़िक्स को आप फील करो, फिज़िक्स आपको फील करेगा। और जब यार एक दूसरे के लिए जब फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है तो आप तेज हो। मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है तो दोनों के बीच कैसा बॉन्डिंग बनता है, और ऐसा बॉन्डिंग बनता है जो भी कोई भी कैटलिस्ट डाल दो, कैसा भी केमिकल रिएक्शन करवा लो, बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। ये आयनिक से भी ज़्यादा तगड़ा बॉन्ड बनता है। अगर एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्रिएट हो गई तो गाइस इतना तो आप समझ सकते हो। Outside in a all black rock, 10 rolled up when I'm out. Say they all wanna